नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसएनडी सोशियोलॉजी क्लासेस पर। और हम लोग आज इस वीडियो में जो एक नया प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे सीरीज के तौर पर, उसमें आज हम लोग दूसरा टेस्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट के माध्यम से जो भी गलतियाँ हों उसे मुझे बताएं। और इस अभी जो यह प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इसको यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी, बिहार 4.0 और झारखंड माध्यमिक आचार्य की जो पीजीटी की भर्ती आई है, उसके लिए यहाँ अभी हम लोग विशेष ध्यान रखकर थियरी भी और प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसमें चौथी क्लास देखेंगे। 3 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें पहला प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है, यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। और इसमें आज हम इसका पहला प्रश्न है जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं जब, पहला है इसमें, पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक एवं उत्तरदायी समझी जाने लगती हैं। दूसरा है समाज में अपनी जनरीतियों के उल्लंघन के प्रति भी अधिक सहिष्णुता प्रकट होने लगती है। तीसरा है लोग उपहास एवं हल्की आलोचनाओं जैसे अनौपचारिक अनुशासनों का अवलंबन करने लगते हैं। और चौथा है उचित एवं अनुचित संबंधी नैतिकता के विचार उनसे जुड़ जाते हैं। इसमें ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 4। इसमें ऑप्शन डी है 1 और 4, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1 और 4। यानी कि पूर्ति समूह के कल्याण के लिए आवश्यक एवं उत्तरदायी समझी जाने लगती हैं रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ, तब वह रूढ़ियाँ बन सकती हैं। फिर चौथा है उचित एवं अनुचित संबंधी नैतिकता के विचार जब उनसे जुड़ जाते हैं तो उन्हें वह जनरीतियाँ रूढ़ियों में परिवर्तित होने लगती हैं। बाकी 2 गलत हैं इसमें, तो ऑप्शन डी सही है। जनरीति या जो जनरीतियाँ, इसका हिंदी होगा, इसका इंग्लिश होगा फॉल्कवेज। पुस्तक समनर ने लिखी थी 1906 में फॉल्कवेज पुस्तक समनर ने लिखी थी। और इसी पुस्तक में उन्होंने संस्था शब्द था जो स्पेंसर ने सबसे पहले दिया था, उसको समनर ने विस्तार एवं व्याख्या किया था। एवं उसी में जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, लोकाचार, लोक प्रथा, इस तरह की बातों का उन्होंने अध्ययन किया था। समनर एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। उन्होंने सबसे पहले 1876 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाए जाने का कार्य किया एवं उसी के साथ उन्हें अकादमिक समाजशास्त्री, विश्व का पहला अकादमिक समाजशास्त्री भी कहा जाता है। यानी पहला प्रोफेसर हम कह सकते हैं उनको, समाजशास्त्री नहीं, प्रोफेसर कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है किस समाज में सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई? ऑप्शन ए है आदिम समाज, ऑप्शन बी है जनजातीय समाज, ऑप्शन सी है कृषक समाज, ऑप्शन डी है औद्योगिक समाज। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, कृषक समाज। कृषक समाज में सर्वप्रथम जो वर्ग संरचना है वह उभर कर आई थी। कृषक समाज में वर्ग की बात सबसे पहले वुल्फ ने की थी। और भारत में आंध्रवृत्तेई ने कि जो कृषक समाज था उसे पिछड़ा समाज कहा था। एवं पिछड़ा समाज कहने के साथ ही उन्होंने यहाँ पर कहा कि उन्होंने भारतीय समाज को 3 आधारों पर देखा था। पहला था उसमें जाति, वर्ग एवं शक्ति। और वह लिए थे वह वेबर से। वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार बताए थे, कास्ट, क्लास, स्टेटस एंड पार्टी। उन्होंने 3 बताए थे। उन्हीं 3 को आंध्रवृत्तेई ने भारत में प्रयोग कर भारतीय समाज का अध्ययन किया था। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, कृषक समाज। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है किसने
किसने समाज को 4 प्रकारों सरल, मिश्रित, दोहरा मिश्रित एवं तिहरा मिश्रित में विभाजित किया है? ऑप्शन ए है दुर्खिम, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है स्पेंसर, ऑप्शन डी है टॉनिच। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, स्पेंसर। स्पेंसर ने समाज को 4 प्रकारों में बांटा था, सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरा मिश्रित समाज एवं तिहरे मिश्रित समाज में। यह जो विभाजन था समाज का स्पेंसर ने किया था। लेकिन स्पेंसर ने नियंत्रण के आधार पर 2 भागों में बांटा था, सैनिक समाज एवं औद्योगिक समाज। इन्होंने 2 प्रकार के समाजों का भी उल्लेख किया था। तो इसमें 2 तरह के इनके समाज से के प्रकारों में प्रश्न 2 प्रकार के आते हैं। पहला आता है सैनिक एवं औद्योगिक समाज। दूसरा आता है, इन्होंने 4 भागों में बांटा था, सरल समाज, मिश्रित समाज, दोहरा मिश्रित समाज एवं तिहरे मिश्रित समाज में भी इन्होंने बांटा था। तो स्पेंसर सामाजिक विकास के जनक माने जाते हैं। यह डार्विन से प्रभावित होकर उन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। जैसे कि डार्विन ने जैविक विकास का सिद्धांत दिया था, वैसे ही स्पेंसर ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। एवं कहा उसके आगे इन्होंने कहा कि स्पेंसर ने सबसे पहले प्रकार एवं सामाजिक संरचना की बात कही थी। संरचना एवं सामाजिक प्रकार की बात सबसे पहले स्पेंसर ने ही की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक संकेंद्रण की अवधारणा के प्रणेता थे? ऑप्शन ए है डीबी कारपेंटर, बी है हर्स्कोविट्स, ऑप्शन सी है ईवी टेलर, ऑप्शन डी है एच जिमरमैन। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, एम जे हर्स्कोविट्स। हर्स्कोविट्स सांस्कृतिक संकेंद्रण के अवधारणा के प्रणेता माने जाते हैं। जो हर्स्कोविट्स हैं, इन्होंने संस्कृति पर बहुत सारे काम किए थे एवं इन्होंने अलग अलग जगहों पर भी बहुत से काम किए। इसके साथ ही इनको सांस्कृतिक संकेंद्रण जो जिसका तात्पर्य है संस्कृति के कई सारे तत्वों का एक जगह इकट्ठा होना ही सांस्कृतिक संकेंद्रण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक हिंदू का विवाह अवैध है यदि उनमें पति या पत्नी जीवित है, यह प्रतिबंधित है। ऑप्शन ए है संविधान के अनुसार, ऑप्शन बी है दीवानी पद्धति कोड के अनुसार के आधार पर, ऑप्शन सी है हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार और ऑप्शन डी है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार। हिंदू विवाह अधिनियम जो होता है उसके अनुसार मान लेते हैं कि कोई पति पत्नी है, अगर कोई पत्नी या पति दोनों में से कोई दूसरा विवाह कर लेता है उस स्थिति में अगर उसकी पत्नी या पति दोनों में से कोई जीवित है, जैसे मान लीजिए पत्नी किसी दूसरे से शादी की, पति जिंदा है, तो वह जो दूसरा विवाह की है वह अवैध घोषित कर दिया जाएगा, वह अवैध विवाह घोषित कर दिया जाएगा। यह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार यह कहा गया था। तलाक लेने का अधिकार उसी में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में ही हिंदू विवाह में भी तलाक का अधिकार दे दिया गया। अगला प्रश्न है, जाति का सार तत्व क्या है? ऑप्शन ए है जजमानी व्यवस्था, ऑप्शन बी है एक पदक्रम में आनुवंशिकीय समूहों की क्रमबद्ध व्यवस्था, ऑप्शन सी है समूहों के मध्य विभेद, ऑप्शन डी है उच्च परिस्थिति समूह में प्रवेश का निर्धारक। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसमें ऑप्शन बी सही है, एक पदक्रम में आनुवंशिक समूहों की क्रमबद्ध व्यवस्था को ही जाति का सार तत्व कहते हैं। नहीं, ऑप्शन इसमें सी सही होगा, क्योंकि समूहों के मध्य विभेद करता है जाति, यह इसका मतलब यही होगा। मैं गलत बता दिया, बी नहीं होगा, इसमें सी ऑप्शन सही है। क्योंकि जो जाति है यह शब्द सबसे पहले ग्रेसिया डी ओरेटा ने इसका प्रयोग किया था। एवं यह जो जाति शब्द है यह पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है। कास्टा का हिंदी रूपांतरण है जाति, कास्ट से लिया गया है। तो जो यह शब्द है उस समय प्रजाति के लिए यूज हुआ था, प्रजाति के लिए इसको
प्रयोग किया गया था, लेकिन यह धीरे धीरे जाति में परिवर्तित हो गया, खासकर भारत में। भारत में जाति व्यवस्था का सबसे विस्तृत अध्ययन किसी ने किया था, तो वह थे जीएस घुरिये। जीएस घुरिये जाति की, अगर कोई भारत में अगर कुछ किसी ने जाति पे अध्ययन किया तो सभी लोगों ने कुछ ना कुछ परिभाषाएं दी हैं, लेकिन जो जीएस घुरिये हैं उन्होंने जाति की परिभाषा नहीं दी, क्योंकि उनका कहना था कि जाति की परिभाषा निश्चित, किसी भी जाति में निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती, इसलिए उन्होंने जाति की परिभाषा नहीं दी एवं जाति के उन्होंने 6 आधारभूत विशेषताएं बताई थीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति का असमान वितरण वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है, किसने कहा था? ऑप्शन ए है आर डेरेंडार, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, ऑप्शन डी है एस.एम. लिप्सेट। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मैक्स वेबर। अरे सॉरी यार, ऑप्शन ए सही है, आर डेरेंडार। डेरेंडार ने कहा था शक्ति का असमान वितरण ही वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है, क्योंकि जो मार्क्स थे मार्क्स ने कहा था कि आर्थिक आधार पर ही वर्ग संघर्ष होता है, और उन्होंने बस इकोनॉमिक को ही, अर्थव्यवस्था मतलब जो आर्थिक व्यवस्था है उसी को उन्होंने वर्ग संघर्ष का कारण माना था, एक कारण को। लेकिन उससे आगे हटकर डेरेंडार्फ ने कहा कि ऐसा नहीं है। जो शक्ति का, उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में जो संघर्ष का कारण है वह शक्ति है, शक्ति का असमान वितरण ही संघर्ष का कारण है। इसमें जब हम देखेंगे तो अभी डेरेंडार्फ का यह वाला सवाल जो है समन्वित संघों पर आधारित जो शक्ति की अवधारणा आई थी, यह आरपीएस जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 यूपीएचएससी द्वारा आयोजित पेपर 2025 अप्रैल में जो कराया गया था उसमें यह प्रश्न पूछा हुआ था। तो प्रश्न हमेशा आते रहते हैं, आप लोग जो देखते रहिए, जितने भी मैं प्रश्न यहाँ पे करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं आया है चाहे नहीं आएगा, आएगा। तो इसमें क्या है कि संघर्ष को सिर्फ विघटनात्मक रूप में डेरेंडार्फ, मार्क्स, रेजनहोफर और इन लोगों ने देखा था, लेकिन संघर्ष को प्रकारवादी रूप में कोजर ने देखा था। तो उनको इसीलिए कोजर को संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांतकार कहा जाता है। यह टर्नर ने कहा था, यह सबसे पहले टर्नर ने इस शब्द को कहा था। अगला प्रश्न है, वर्ग व्यवस्था का एक विस्तृत अध्ययन एक समुदाय में जिसे उसने याकी सिटी कहा, किसने किया था? ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है मिशेल, ऑप्शन सी है वार्नर, ऑप्शन डी है मार्क्स। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, वार्नर ने याकी सिटी का अध्ययन करके वर्ग व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया था। इन्होंने, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है आगवन, ऑप्शन बी है डेविस, ऑप्शन सी है सोरोकिन, ऑप्शन डी है स्पेंगलर। तो ऑप्शन सी सही है, सोरोकिन ने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत दिया था। इसे हम चक्री सिद्धांत भी कहते हैं, उतार चढ़ाव का भी सिद्धांत कहते हैं, दोलन का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, सोरोकिन ने कहा था। तो जो सोरोकिन है, इन्होंने 3 प्रकार के संस्कृतियों का उल्लेख किया था, आदर्शात्मक, कल्पनात्मक और भावात्मक। इन्होंने 3 प्रकार के संस्कृतियों की बात कही थी। तो इन्होंने 1927 में एक पुस्तक लिखी थी सोशल मोबिलिटी। इनकी और सी पुस्तकें हैं, वो धीरे धीरे आगे के प्रश्नों में बताया जाएगा, और मेरी यह कोशिश है कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि एक दिन कम से कम 200 से 300 पुस्तकों को लिखकर उनके थिंकर का और ईयर वाइज उनका बता दिया जाए, जैसे एक क्लास भी हो जाए और आने वाले पेपर में उससे प्रश्न भी मिल जाएं। यह मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा, इस पर भी एक क्लास होगी। अगला प्रश्न है किसने क्रिया की अवधारणा को तार्किक एवं अतार्किक में बांटा है? ऑप्शन ए है वेबर, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है पेरेटो, ऑप्शन डी है पार्सन्स। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, पेरेटो ने सामाजिक क्रिया को 2 भागों में बांटा था, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। इन्होंने भ्रांतर की भी बात कही थी। जो पेरेटो हैं, इन्होंने चक्रीय सिद्धांत दिया था, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया था, और इन्होंने चक्रीय सिद्धांत में कहा था कि जो इलीट वर्ग की अवधारणा पेरेटो ने ही दिया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है
अगला प्रश्न है, निम्न विचारकों में से किस एक ने मत व्यक्त किया कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? ऑप्शन ए है चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन बी है ऑस्कर लेविस, ऑप्शन सी है लुइस ड्यूमा, ऑप्शन डी है एमएन श्रीनिवास। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, एमएन श्रीनिवास। एमएन श्रीनिवास ने कहा कि भारतीय गांव आत्मनिर्भरता का एक मिथक है, क्योंकि चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था कि जो भारतीय गांव हैं वो अपने आप में गणतंत्र हैं, मतलब वो आत्मनिर्भर हैं। इसका विरोध एस.सी. दुबे ने भी किया था, एवं विरोध न करते हुए एमएन श्रीनिवास ने उसे एक मिथक करार दिया। एवं उन्होंने श्रीनिवास जो है यह रामपुरा गांव का अध्ययन किए थे, मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन किया। वहाँ पे उन्होंने कुर्ग जाति का अध्ययन किया था, एवं उसमें जो परिवार पाया जाता था उसे ओक्का कहते हैं, संयुक्त परिवार को ओक्का कहते हैं। इसी के साथ इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडियाज विलेजेस, द रिमेंबर्ड विलेज। एवं इन्होंने जो श्रीनिवास हैं यह भारत में क्षेत्रीय अध्ययनकर्ता के नाम से इन्हें क्षेत्रीय अध्ययन के लिए जाना जाता है। इनकी एक पुस्तक थी द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया, इनकी एक पुस्तक थी। वो उसी पुस्तक में इन्होंने कुर्गों का अध्ययन किया था। इन्होंने संस्कृतिकरण, भारत में संस्कृतिकरण की अवधारणा, पश्चिमीकरण की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा दिया था। जो संस्कृतिकरण है उसको सबसे पहले इन्होंने ब्राह्मणीकरण शब्द से संबोधित किया, लेकिन उसका विरोध होने के बाद उन्होंने उसका नाम बदलकर संस्कृतिकरण रख दिया था। आगे जब अभी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ संस्कृतिकरण के बारे में बता देंगे हम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण दिया है। ऑप्शन ए है लिपसेट एवं बेंडिक्स, ऑप्शन बी है आगमन निमकाफ, ऑप्शन सी है सोरोकिन, ऑप्शन डी है पार्सन्स। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, लिपसेट एवं बेंडिक्स। यह जो सामाजिक गतिशीलता है इसको दो भागों में बांटा था, अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता एवं अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता। सोरोकिन ने ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता एवं क्षैतिज एवं ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता दो भागों में बांटा था। तो जो सामाजिक गतिशीलता नाम से जो पुस्तक थी 1927 में, इसको सबसे पहले सोरोकिन ने लिखा, मैं पीछे भी बता चुका हूं। तो इन्होंने इस पे काम किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य संकलन जनजाति नहीं है? ऑप्शन ए है टोडा, ऑप्शन बी है कादर, ऑप्शन सी है यानाडी, ऑप्शन डी है पनियान। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, टोडा जो है वह खाद्य संकलन जनजाति नहीं है, क्योंकि टोडा जो है वह पशुपालन का काम करती है एवं कृषि का भी काम ये लोग करते हैं। टोडा को भैंस संस्कृति कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को भैंस को छूने की मनाही है। अगला प्रश्न है, आत्मसात की प्रक्रिया को हतोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है? ऑप्शन ए है सहिष्णुता, ऑप्शन बी है संस्कृतिकरण, ऑप्शन सी है सामाजिक संपर्क और ऑप्शन डी है प्रभुत्व। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, प्रभुत्व। अगर जहां प्रभुत्व आ जाएगा वहां आत्मसात की प्रक्रिया हतोत्साहित हो जाती है, क्योंकि प्रभुत्व का मतलब होता है किसी एक संस्कृति का पूरे संस्कृति पर अपना वर्चस्व स्थापित करना। तो इस तरह का जो प्रभुत्व होता है वह आत्मसात की प्रक्रिया को कमजोर कर देता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह आत्मसात की जो प्रक्रिया है इसको पार्क ने दिया था। यह याद रखिए कि आत्मसात की जो अवधारणा थी उसे रॉबर्ट पार्क ने दिया था। अगला प्रश्न है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह कथन किसका है? सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है मैकआवन पेज, ऑप्शन बी है ग्रीन, ऑप्शन सी है डेरेंडार, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, इसमें ऑप्शन बी सही है ग्रीन, क्योंकि डी जो है वह प्रतियोगिता शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह मैक्स वेबर का कहना था। शांतिपूर्ण संघर्ष ग्रीन ने कहा था। सोशोलॉजी एंड ऐसा ही एक मतलब इनकी पुस्तक का भी नाम है ग्रीन का, वह पुस्तक पेपर में आता रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के 3 आदर्श प्रारूप के आधार हैं। ऑप्शन ए है जाति वर्ग एवं शक्ति, ऑप्शन बी है संपत्ति शक्ति एवं परिस्थिति, ऑप्शन सी है लिंग पूंजी एवं शक्ति, ऑप्शन डी है धर्म शक्ति एवं संपत्ति। इसमें ऑप्शन बी सही है संपत्ति शक्ति एवं परिस्थिति। संपत्ति
शक्ति एवं परिस्थिति। संपत्ति से इनका जो है वह वर्ग को यह संबोधित करता है, शक्ति से दल या पार्टी को, और परिस्थिति जो होता है वह समाज में उस व्यक्ति की स्थिति क्या है उसके बारे में, यह स्टेटस के बारे में बताता है। तो यह जो मैक्स वेबर ने इन्हीं का प्रयोग करते हुए सामाजिक स्तरीकरण का रूप बताया था। 3 सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार इन्होंने बताए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कारखाना व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक है। ऑप्शन ए है जोखिम, ऑप्शन बी है श्रम, ऑप्शन सी है पूंजी, ऑप्शन डी है कच्चा माल। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जब कारखाना की बात आएगी, कारखाना में हमेशा श्रम ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह मार्क्स का कहना था। मार्क्स ने कहा था कारखाना व्यवस्था, या हम कहें कि सबसे अगर उत्पादन प्रक्रिया में सबसे किसी चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण है तो वह है श्रम को मार्क्स ने ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है। ऑप्शन ए है संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी है आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी है परसंस्कृतिकरण और ऑप्शन डी है सातवीकरण। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सातवीकरण अपने आप में एक प्रक्रिया भी है और अवस्था भी है। आधुनिकीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भारत में एम एन श्रीनिवास द्वारा दिया गया। संस्कृतिकरण की अवधारणा में बताया है कि श्रीनिवास द्वारा दिया गया। संस्कृतिकरण का तात्पर्य है जैसे कोई निम्न हिंदू जाति वो अपने से उच्च वर्ग वर्ण के जीवन शैली को अपनाता है, पदनाम को अपनाता है, व्यवसाय को अपनाता है, जीवन शैली को अपनाता है, मूल्य विचार, संस्कृति, विचारधारा, विवाह आदि की प्रक्रिया को अपनाता है, तो वह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में उस व्यक्ति का, उस ऊंची जाति का पदनाम जब प्रयोग कर लेगा तो वह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया विवाह कर लेगा उस जाति में जिसका वह अनुकरण कर रहा है, तो वह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संपन्न मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है। ऑप्शन ए है ईवी टाइलर, ऑप्शन बी है डेनडार्फ, ऑप्शन सी है पेरेटो, ऑप्शन डी है कोजर। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, पेरेटो ने समाज को संतुलित व्यवस्था के रूप में देखा था। तो पेरेटो को मैं पहले ही बताया कि इलीट वर्क का यह सिद्धांत दिया था। इलीट वर्क के परिभ्रमण का सिद्धांत पेरेटो ने ही दिया था। चक्रीय सिद्धांत के माध्यम से यह समाज को मानता है, समाज में जो परिवर्तन होता है उसे चक्रीय रूप में देखता है। तो भ्रांतर की बात करता है पेरेटो। इस तरह से पेरेटो ने बहुत सी अवधारणाएं दी थी। इन्होंने क्रिया को 2 भागों में, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया में बांटा, सामाजिक क्रिया को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गांधी राज्य की अवधारणा है। ऑप्शन ए है धर्मतंत्र, ऑप्शन बी है प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है सहकारी विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी है स्वराज। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, सहकारी विकेंद्रीकरण। गांधी का कहना था, जो गांधीयन विचारधारा थी उसका कहना था कि जो भी सहकारी या राज्य है उसका विकेंद्रीकरण, उसकी शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाना चाहिए, या जो भी चीज़ें होती हैं उसका विकेंद्रीकरण के माध्यम से ही राज्य को चलाना चाहिए, समुदाय के द्वारा राज्य को चलाना चाहिए। इस एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह मार्क्स के समाजवाद के समान है। अगला प्रश्न है, उस कारक को इंगित कीजिए जो कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन ए है प्रदूषण, ऑप्शन बी है जलवायु, ऑप्शन सी है भूमि की उर्वरता, ऑप्शन डी है स्थल की सतह। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, प्रदूषण जो है वह जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। जैसे मान लीजिए जलवायु है, कहीं गर्मी ठंडी इस तरह का हो रहा है तो लोग इधर उधर वहाँ से भागना चाहेंगे। भूमि की उर्वरता अगर कम ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए उत्तर भारत में अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इसके बाद कुछ हम अगर देखें जैसे मान लीजिए पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ उर्वरता अधिक है तो यहाँ जनसंख्या का जमाव भी चाहते हैं। ऐसे ही स्थल की सतह का तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए हम समुद्र की साइड बढ़ते जाएँ, खारापन बढ़ता जाता है तो उससे क्या होता है कि फसलों की पैदावार में कमी आने लगता है। तो इस तरह की समस्याएं जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है कथन कारण का प्रश्न है। कथन ए है, जनजातीय समाज राज्य विहीन समुदाय होते हैं।
और कथन तर्क आर है, क्यों उनमें औपचारिक सरकार नहीं होती है, क्योंकि उनमें औपचारिक सरकार नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। इसमें ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों ठीक सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए ठीक है परंतु आर ठीक नहीं है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों आंशिक रूप से ठीक सही हैं। ठीक का मतलब यहाँ सही है। देखिए इस प्रश्न को कैसे घुमाया है। डी है, ए ठीक है परंतु आर ठीक नहीं है, ए ठीक नहीं है परंतु आर ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि जब किसी में निश्चित सरकार ही नहीं होगी, औपचारिक सरकार जब तक नहीं होगी, तो वह राज्य का रूप कैसे, समुदाय या राज्य का रूप कैसे ले सकता है। तो इसमें इस चीज़ की समझ कमी पाई जाती है। इसीलिए जनजातीय समाज जो है वह एक राज्य या समुदाय के रूप में गठित नहीं है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नांकित में से अर्जित परिस्थिति का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है नारीत्व, ऑप्शन सी है आचारत्व, ऑप्शन डी है नागरिकता। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, आचारत्व। आचारत्व, जैसे कि आचार्य, हम लोग जब शिक्षक बनते हैं तो पहले ही इन्हें आचार्य कहा जाता था, तो यह पढ़ के ही प्राप्त किया जा सकता है। बाल्यावस्था तो जब आप जन्म लेंगे तो बाल्यावस्था में पहुंचेंगे ही, नारी हैं तो नारीत्व तो मिलेगा ही, नागरिकता जब जन्म लिया देश में तो मिल ही जाएगा। वह सब प्रदत्त होता है, अर्जित नहीं है, कुछ भी अर्जित नहीं है। अर्जित है आचारत्व, यह अपनी योग्यता के आधार पर आप अर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है, क्योंकि अगर अर्जित की बात है तो मैं बता दूं, लिंटन इन्होंने अर्जित परिस्थिति एवं प्रदत्त परिस्थिति की बात कही थी। परिस्थिति को दो भागों में बांटा था, अर्जित परिस्थिति एवं प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जन्म से प्राप्त होती है, अर्जित परिस्थिति व्यक्ति को अपनी क्षमता एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से किसमें औद्योगिकरण की विशेषता व्यक्त होती है। औद्योगिकरण की विशेषता व्यक्त होती है। ऑप्शन ए है, कार्यरत जनसंख्या की प्राथमिक उद्योगों में अनुपातिक वृद्धि। ऑप्शन बी है, कार्यरत जनसंख्या की द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में अनुपातिक वृद्धि। ऑप्शन सी है, कार्यरत जनसंख्या का तृतीयक उद्योगों में अनुपातिक ह्रास। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो औद्योगिकरण की विशेषता उसमें होगी जहां कार्यरत जनसंख्या की द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में आनुपातिक वृद्धि बढ़ेगी। ऑप्शन बी सही है। इसमें ऑप्शन बी सही है, क्योंकि जो कार्यरत जनसंख्या की प्राथमिक उद्योगों में बढ़ेगी तो वहाँ औद्योगिकरण नहीं आएगा, वहाँ ग्रामीण आएगा या किसानीकरण आएगा, जैसे कि वहाँ कृषक व्यवस्थाएं ज़्यादा होंगी। क्योंकि प्राथमिक जो उद्योग होते हैं उसे हम एग्रीकल्चरल काम में ही रखते हैं एवं रखा जाता है। द्वितीयक होता है जैसे कि उद्योगों में काम करना, और तृतीयक जो होता है वह होता है सेवा क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, इस तरह के जो हम काम करते हैं उसे तृतीयक उद्योग में रखा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, विचलित व्यवहार परिभाषित किया गया है। ऐसा व्यवहार जिस ऑप्शन ए है जिसमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन निहित होता है। ऑप्शन बी है, अंतःकरण के विरुद्ध कार्य करना निहित होता है। ऑप्शन सी है, अनैतिक व्यक्ति की भर्त्सना निहित होती है। ऑप्शन डी है, किसी प्रतिज्ञा का तोड़ना निहित होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, जिसमें सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन निहित होता है उसे सामाजिक विचलित व्यवहार कह सकते हैं। यह सबसे पहले एनोमी की जो अवधारणा है, एनोमी की अवधारणा सबसे पहले दुर्खिम ने दिया था, उसके बाद मर्टन ने भी एनोमी को दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथन कारण का प्रश्न है। कथन ए है, अधिकांश सरल समाजों में धार्मिक कर्मकांड कुछ धार्मिक क्रियाओं का एक आवश्यक पक्ष है। तर्क है, सरल समाज अर्जित उद्यमों में निहित अलौकिक खतरों के प्रति जागरूक है। तो इसमें ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही कारण है। दूसरा है बी है, ए आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए सत्य है परंतु आर गलत है। क्योंकि सरल समाज आर्थिक उद्यमों में निहित अलौकिक खतरों के प्रति जागरूक नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इसमें खतरे क्या क्या आ सकते हैं,
तो यह अपने आप गलत हो गया। उसके पूछा अधिकांश सरल समाजों में धार्मिक कर्मकांड कुछ धार्मिक क्रियाओं का एक आवश्यक पक्ष होते हैं, तो ये सही है, क्योंकि जो सरल समाज है वहाँ पर धार्मिक कर्मकांड एवं धार्मिक अंधविश्वास बहुत ज़्यादा अभी भी बड़े स्तर पर व्याप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हित समूहों दबाव समूहों को अमूर्त सरकार की संज्ञा दी है। ऑप्शन ए है मैक्लेनन, ऑप्शन बी है फाइनर, ऑप्शन सी है रस्तु, ऑप्शन डी है हाब्स। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मैक्लेनन। मैक्लेनन ने कहा कि हित समूह दबाव समूहों को अमूर्त सरकार की संज्ञा इन्होंने ही दी थी। जो दबाव समूह होते हैं चाहे हित समूह होते हैं उसे अमूर्त सरकार की संज्ञा मैक्लेनन ने ही दिया था। मैक्लेनन एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परिवार के बारे में, विवाह के बारे में कुछ गिने चुने वर्ड कहे हैं। इनकी परिभाषाएं महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इन्होंने कुछ परिभाषाओं को भी दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है टॉनिस ने सामाजिक संबंधों के आधारभूत स्वरूप को बताया है। ऑप्शन ए है गेमिनसॉफ्ट, ऑप्शन बी है गेसेलसॉफ्ट, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, दोनों, गेमिनसॉफ्ट एवं गेसेलसॉफ्ट। गेमिनसॉफ्ट का मतलब होता है समुदाय, जो हम अभी अगर इस समय में देखें तो ग्रामीण समाज को रख सकते हैं। गेसेलसॉफ्ट का मतलब होता है औद्योगिक समाज को हम उसमें रख सकते हैं या समिति को रख सकते हैं। इसके बारे में कभी शॉर्ट वीडियो में बता देंगे हम, और अभी चलते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ग संरचना का प्रथम विकास हुआ था औद्योगिक समाज में, कृषक समाज में, नगरीय समाज में और सभी गलत। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कृषक समाज में। दूसरा या तीसरा सवाल यही आज का था कि वर्ग संरचना कहाँ से आया था। तो जो कृषक समाज है इसमें वर्ग संरचना की बात सबसे पहले वुल्फ ने दिया था, वुल्फ ने किया था। वुल्फ ने ही कृषक समाज में वर्ग की बात कही थी। अगला है प्रश्न है समाज एक रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है, यह कथन किसका है। समाज एक रंगमंच है जहां व्यक्तित्व का विकास होता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है मैकाइवर का, ऑप्शन बी है रोनाल्ड का, ऑप्शन सी है गिडिंग्स का, ऑप्शन डी है लैंडिस का। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, गिडिंग्स का। जो गिडिंग्स हैं इन्होंने समाज को एक रंगमंच के रूप में देखा था, जहाँ इन्होंने कहा था समाज वहाँ पर व्यक्तित्व का विकास होता है। जो गिडिंग्स हैं गिडिंग्स ने समय स्थान दूरीकरण की अवधारणा दी थी। लैंडिस है, इन्होंने कहा था कि जो लैंडिस हैं इन्होंने शीत जगत को इन्होंने औद्योगिक समाज को एक ऐसे कुछ इनका एक लैंडिस का एक कथन है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं उसे बताऊंगा जरूर अभी कुछ आगे प्रश्नों में। अगला प्रश्न है जो समूह जो द्वितीयक हैं प्राथमिक नहीं है, अवधारणा हो किसकी है। ऑप्शन ए है ब्रिस्टिट की, ऑप्शन बी है होमन्स की, ऑप्शन सी है कूले की, ऑप्शन डी है आगवर्न की। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ब्रिस्टिट की। ब्रिस्टिट ने कहा था जो भी समूह द्वितीयक हैं, जो द्वितीयक हैं प्राथमिक नहीं है, इनका कहना सीधा सा मतलब था। ब्रिस्टिट ने कहा था कि समाजशास्त्र का इतिहास अतीत लंबा है लेकिन इतिहास संक्षिप्त है, यह ब्रिस्टिट ने ही कहा था। ब्रिस्टिट एक और बात कहे थे। ब्रिस्टिट ने कहा था कि समाजशास्त्र का जब जो जन्म हुआ था तो उस समय इन समाजशास्त्र को अवैध भाषाओं की समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान से संबोधित किया था, यह ब्रिस्टिट ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं सामुदायिक समूह की विशेषता है। ऑप्शन ए हम की भावना, ऑप्शन बी है निश्चित क्षेत्र, ऑप्शन सी है जनसंख्या, ऑप्शन डी है उपयुक्त में सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। जो समुदाय होता है वह उसमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे हम का भावना होता है, निश्चित क्षेत्र होता है, जनसंख्या होता है, यह मूर्त होता है। जो समुदाय है वह मूर्त रूप में होता है, वह मूर्त होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है मैकियावेली, ऑप्शन बी है हॉब्स, ऑप्शन सी है लाक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, मैकियावेली। सामाजिक समझौते के सिद्धांत से हॉब्स लाक रूसो संबंधित हैं। मैकियावेली जो है वह सामाजिक और राजनीतिक अराजकतावाद से संबंधित हैं।
राजनीतिक अराजकतावाद से मैकियावेली संबंधित हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मिलान का प्रश्न है, गेमेंसॉफ्ट एवं गेसेलसाफ्ट टानिज का मिल जाएगा, अभी बताए थे। परिस्थिति एवं संविधा की बात मेन ने किया था, हेनरी मेन ने किया था। यूथियम औद्योगिक समाज यह स्पेंसर का है, और नातेदारी सत्ता एवं नागरिकता एल.टी. हबाउस का दिया हुआ था। तो ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1 मिलेगा, तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार विसंबंधन से क्या तात्पर्य है? संपत्ति, ऑप्शन ए है संपत्ति का बेकब्जा, ऑप्शन बी है सत्ता का बेकब्जा, ऑप्शन सी है मनुष्य का अमानवीकरण, ऑप्शन डी है कामगारों का शोषण। तो मार्क्स के अनुसार विसंबंधन क्या होता है? मनुष्यों का अमानवीकरण, मनुष्यों का अमानवीकरण, यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी, मनुष्यों का अमानवीकरण। यह मार्क्स ने कहा था, क्योंकि मार्क्स का कहना था अलगाव से ही यहाँ संबंध है। मार्क्स ने कहा था कि जब व्यक्ति औद्योगिकरण में या उद्योगों में जब काम करने लगता है तो वह सिर्फ काम के प्रति जवाबदेह होता है, तो वह उत्पादन क्रियाकलाप से संबंध टूट जाता है, परिवार से नहीं संबंध टूटता है, अपने आप से वह अलगाव उसमें आ जाता है, अपने साथियों से अलगाव हो जाता है, उसे अपने जीवन से वह अलग थलग हो जाता है। उसे ही मार्क्स ने अलगाव संबंधित अवधारणा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस एक ने जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है? ऑप्शन ए है जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी है मैकी मेरियट, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी है इरावती कर्वे। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, इरावती कर्वे। इरावती कर्वे ने कहा था कि जाति को एक विस्तृत स्वजन समूह के रूप में इन्होंने देखा था। इरावती कर्वे भारत की नातेदारी के आधार पर, भारत को नातेदारी के आधार पर 4 भागों में बांटी थी। दक्षिण भारत, दक्षिण क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र की बात इन्होंने नहीं की थी, यह आपको याद रखना होगा। भाषाई आधार पर भारत को इन्होंने 3 भागों में बांटा था। द्रविड़ क्षेत्र जिसमें दक्षिण भारत आता है, उसके बाद कुछ जनजातीय भाषाओं को इन्होंने रखा था। दूसरा 2 और थे, 4 में बांटा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं उसे बताऊंगा जब आगे अभी प्रश्न आएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए सभी समाज समूह हैं तथा सभी समूह समाज हैं, ऑप्शन बी है सभी समाज समूह है लेकिन कोई समूह समाज नहीं है, ऑप्शन सी है एक समाज समूह नहीं है लेकिन कुछ समूह समाज हैं, ऑप्शन डी है एक समाज एक समूह है लेकिन अधिकांश समूह समाज नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, एक समाज समूह है लेकिन अधिकांश समूह समाज नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? ऑप्शन ए है वर्ग एवं संस्कृति, ऑप्शन बी है वर्ग एवं श्रेणीकरण, ऑप्शन सी है अपने आप में वर्ग, ऑप्शन सी है अपने आप के लिए वर्ग, अपने आप के लिए वर्ग। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, अपने आप के लिए वर्ग, अपने आप के लिए वर्ग। इसमें यह 4 चरणों से गुजरता है, 4 या 5 चरणों से। पहले होता है अपने आप में वर्ग, अपने आप के लिए वर्ग, उसके बाद वर्ग संघर्ष, फिर सामाजिक रूपांतरण। वर्ग संघर्ष फिर सामाजिक रूपांतरण, 4 यही होता है। तो यह वर्ग चेतना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य चेतना और मिथ्या चेतना की अवधारणा मार्क्स ने ही दिया था। सत्य चेतना एवं मिथ्या चेतना की अवधारणा मार्क्स ने ही दिया था। कई जगह आप देखेंगे मिथ्या चेतना के बारे में तो मार्क्स ने बताया है, लेकिन कई जगह किताबों में लिखा हुआ है कि सत्य चेतना की बात किसने की थी, यह प्रश्न भी पूछा गया तो मार्क्स ने ही सत्य चेतना की भी बात कही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 39वां प्रश्न है आज का। पॉलिटिक्स ऑफ द कूला रिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है मेलिनोव्स्की, ऑप्शन बी है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी है D.N. मजूमदार, ऑप्शन डी है J.P.S. ओबेरॉय। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, मेलिनोव्स्की ने पॉलिटिक्स ऑफ द कूला रिंग की अवधारणा नामक पुस्तक लिखी थी। और जो मेलिनोव्स्की हैं इन्होंने ही कूला रिंग का अध्ययन भी किया था। कूला रिंग का तात्पर्य था उसमें बाजूबंद एवं कंठाहार दिया जाता था। वह एक रिंग मतलब एक चक्र के रूप में घूमता था, एक चक्र के रूप में वह चीज़ें घूमती थीं और उपहार के रूप में यह सब चीज़ें दी जाती थीं। इन्होंने आर्गनाट्स का
अध्ययन किया था, आर्गोनॉट्स ऑफ द पैसिफिक, वेस्टर्न पैसिफिक का अध्ययन किया था। और वहीं पर इन्होंने मेलानेशिया का अध्ययन करते हुए कुछ जनजातियों का भी अध्ययन कर कुलारिंग का उदाहरण दी थी। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, समुदाय की विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन ए है सामान्य नाम, ऑप्शन बी है स्वतः विकास, ऑप्शन सी है विशिष्ट नाम, ऑप्शन डी है स्थायीपन। तो जो समुदाय होता है वह जो समुदाय होता है वह उसकी जो विशेषता है वह है स्वतः विकास, विशिष्ट नाम, स्थायीपन। और जो सामान्य नाम है यह सामान्य नाम है, यह समुदाय की विशेषता नहीं है, समुदाय की विशेषता नहीं है। समाज और समुदाय में कई अंतर हैं, जैसे कि समाज अमूर्त होता है, समुदाय मूर्त होता है। समुदाय मूर्त होता है, समाज का विस्तृत समाज का कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता है या सीमा नहीं होती है, लेकिन समुदाय की एक सीमा होती है। इस तरह आज का हम लोग क्लास यहीं विराम देते हैं और हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। लेकिन आप लोगों से यह एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग जब भी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट के माध्यम से जो भी त्रुटियां हैं उसे हमें बताएं, तो हम उसको अगले आने वाले वीडियो में उन गलतियों को सुधार कर त्रुटिहीन मतलब वीडियो या क्लास हम प्रोवाइड कराएंगे। और आप लोगों से यह भी है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से भी जो भी गलतियां हैं या जो प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक जो आप लोगों को नहीं है आ रहा है उसके बारे में कमेंट के माध्यम से मुझे बता दें, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।